नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको RWA या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। हर शहर में सेक्टर, बिल्डिंग और कॉलोनियों में बनता है ये, और इन सेक्टरों और कॉलोनियों की देखरेख में RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अहम रोल होता है। कॉलोनी के विकास, देखभाल की लेकर सामाजिक कार्यक्रमों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के किसी भी पॉकेट में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सुरक्षा जैसे मसलों के लिए निवासियों का एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA कहते हैं। RWA किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक समूह है। उस सोसाइटी के रोजाना के कामकाज पर वो नजर रखता है। नया रियल एस्टेट कानून कहता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर ही RWA वहां रहने वाले लोगों को सौंप देना होगा। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी थी। अब ऐसे में RWA से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से जानकारी देंगे। हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हैं। अभिजीत जी आपको RWA से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और RWA से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारियां ले सकते हैं। तो RWA क्या होता है, इसकी कानूनी परिभाषा भी आपको समझाएंगे। जैसे अभी हमने आपको कार्यक्रम में बताया कि कितना जरूरी होता है हर एक कॉलोनी के लिए, बिल्डिंग के लिए कि RWA के जरिए आप ये जानकारी जो है प्राप्त कर सकें कि कैसे जो वेलफेयर से जुड़ा काम है वो हो पाता है और कब जो है इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, किस तरह के जो कामकाज हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि RWA बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये समूह होता है जहां पर जो भी रेजिडेंट्स रहते हैं उन्हीं में से कुछ लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं और फिर उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और जो भी किसी तरह की समस्या आती है एरिया में फिर वो उसका समाधान करते हैं। तो RWA के दायरे में कौन से ऐसे मसले होते हैं जिनका वो समाधान कर सकते हैं और कौन से मसले उनके दायरे से बाहर होते हैं, वो भी आज आपको कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है RWA की वो कैसे होती है, किस तरह से बनता है ये, वो भी आपको बताएंगे। और कितने तरह के RWA होते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक तरह की कोई वेलफेयर सोसाइटी नहीं होती है, अलग अलग तरह के एसोसिएशन होते हैं ये, वो भी जानकारी आपको देंगे। और RWA के पास जो पैसा है, यानी कि जो उनको पैसा खर्च करना होता है वो कहाँ से आता है, वो भी आपको बताएंगे आज। चलिए, अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। बहुत स्वागत है अभिजीत जी कार्यक्रम में आपका। आज RWA से लेकर तमाम जानकारी जो है वो आपसे हम जानेंगे। सबसे पहले सवाल यही आपसे पूछना चाहते हैं, यही जानकारी लेना चाहते हैं कि RWA क्या होता है, कानूनी जो इसकी परिभाषा है वो क्या कहती है। RWA होता है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। ये जहाँ तक हमारा नया जो फ्लैट बन रहा है, सोसाइटी बनता है, तो सोसाइटी के मेंबर लोग जो होता है, फ्लैट ओनर लोग जो होता है, वो लोग एक एसोसिएशन बनाता है कि रेसिडेंट्स की वेलफेयर की कारण, तो उसी को RWA कहा जाता है। ठीक है, ये तो रही परिभाषा की बात। हाँ अभिजीत जी, अब कब होना चाहिए RWA का जो गठन है वो कब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, वो आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, ये जो RWA है ना, अभी जो नया कानून आया हमारा रेरा करके, तो उसी में RWA जब भी फ्लैट कंप्लीट हो जाता है और ओनर्स लोग के पोजीशन मिल जाता है, तो वो लोग तभी सारे रेसिडेंट्स लोग वहाँ पे RWA बना सकते हैं। और RWA एक सोसाइटी की तहत रजिस्टर्ड होता है जी। और जब भी इनका पोजीशन मिल जाता है या तो कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट जब भी मिलता है, उनके बाद ही इन्होंने RWA कर सकते हैं। और RWA बनाने की अगर प्रक्रिया की हम अभिजीत जी बात करें तो वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसका गठन किया जाता है, पूरी प्रक्रिया समझना चाहेंगे आपसे। जी,
क्या होता है, RWA एक तरीका होता है कि इन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड कर सकता है जी। या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। एक तो है मिनिमम 7 पर्सन मेंबर चाहिए इसको रजिस्ट्री करने में। हाँ। और उसके बाद सारे ओनर्स लोग जो है वो लोग इसमें मेंबर होंगे। तभी कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये रजिस्ट्री होता है। ये जितना सारे फ्लैट ओनर है वो सारे मेंबर हो सकते हैं, और जितना ओनर्स है उसमें ये भी हो सकता है कि कोई टेनेंट हो तो वो भी मेंबर बन सकता है। लेकिन जो भी है वेलफेयर के लिए आपका ये सोसाइटी बनाना चाहिए। और अगर किसी का प्रॉब्लम होता है, कोई शिकायत करता है सोसाइटी की, आपका जो प्रोमोटर जो है, डेवलपर जो है, उसके खिलाफ किसी का कुछ करना है, तो तभी ये RWA आपका सुविधा होता है कि आप खुद ही अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभिजीत जी, प्रक्रिया आपने बताई। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हर एक जो मसले होते हैं वो RWA के अंडर में नहीं आते, तो कौन से ऐसे मसले होते हैं जो उनके दायरे से बाहर होते हैं या जिनको वो नहीं सुलझा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे मसले होते हैं? जैसा कि कोई पर्सनल इश्यू हो जाए, कोई किसी ने बैंक लोन लिया है, ओनर्स में मेंटेन नहीं दे रहे, तो ये सारी चीज जो है वो अपना अपना तरीका से सुलझाना चाहता है। लेकिन ये RWA को कोई पावर है नहीं। RWA में सिर्फ यही होगा कि जहाँ तक वेलफेयर टू दी रेसिडेंट पब्लिक हो, और उसके लिए ये डील कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग है वहाँ पे कॉमन बिजली चाहिए, कॉमन पानी चाहिए, कॉमन मेंटेनेंस चाहिए, ये सब चीज के लिए RWA जरूरी है। लेकिन ये जो पर्सनल इशू है, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल के साथ दूसरा इंडिविजुअल की कुछ झमेला हुआ, कुछ हुआ, उसमें RWA की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अभिजीत जी, RWA कितने तरह के होते हैं, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे। कितने तरह के होते हैं ये? एक तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि RWA आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कर सकते हैं, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीका होता है। बिल्कुल। अभिजीत जी, अगर बात करें, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि जो फंडिंग है, जो पैसा है RWA के पास, वो कहाँ से आता है? क्योंकि पैसा आएगा तभी वो खर्च करेगा, तभी जो है जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर पाएगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है इनके पास? राइट। क्या होता है कि ये RWA मतलब जो है ये हमारा मेंबर्स लोगों के लिए होता है। मेंबर्स मतलब जो एक सोसाइटी में हम लोग 60 आदमी फ्लैट खरीदा है, 50 आदमी फ्लैट खरीदा है, या तो 20 आदमी फ्लैट खरीदा है, छोटा सोसाइटी हो या तो बड़ा हो, या तो 160 फ्लैट की हो, तो हर सोसाइटी में जो जो ओनर फ्लैट परचेज किए हैं उन लोग ये सोसाइटी बनाता है। तो ये सोसाइटी की चंदा होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, जहाँ से ये लोग इनकम मतलब मेंटेन के लिए जो इनकम होता है, ये तो कोई इनकम मतलब कोई प्रॉफिटेबल सोसाइटी नहीं है, ये है हमारा वॉलंटरी सोसाइटी। तो RWA जितना होता है वो वॉलंटरी सोसाइटी होता है, और वहाँ पे मेंबर्स लोग चंदा देते हैं, मेंबर्स लोग की सब्सक्रिप्शन से ये चलता है। ठीक है, ये तो रही कि पैसा कहाँ से आता है। और अब इसके चुनाव प्रक्रिया को अगर हम समझे, वो प्रोसेस कैसे होता है, इसके सदस्यों को कैसे इलेक्ट किया जाता है? यस। जैसा कि आप मान लीजिए कि हमारा एक RWA हमको बनाना है, RWA को मेंटेन करना है, तो ये RWA कैसे चलेगा? उसके लिए सोसाइटी की एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है कि कैसे कैसे इनको किया जाएगा।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसमें इलेक्शन होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसमें जो मेंबर्स वगैरह है, जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सारे चीज उसमें इलेक्शन में होगा। इलेक्शन की एक तहत जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सारे के सारे होगा। तो ये इलेक्शन की एक प्रोसेस जो है, इलेक्शन प्रोसेस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको बनाना पड़ेगा। और उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा एक जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारे के सारे चीज लिखा होगा कि कैसे सोसाइटी चलेगा और सोसाइटी में कौन कौन आएगा, कैसे इसको मेंटेन होगा, चांदा कैसे आएगा, ट्रेजरर कौन होगा, ट्रेजरर अकाउंट्स होगा, इनकम टैक्स रिटर्न जमा होगा सोसाइटी की। और सोसाइटी के तहत आपको हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा और एनुअल जनरल मीटिंग के तहत आपका कमिटी बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपको जितना सारे मेंबर्स वहाँ पे है और मेंबर्स लोगों को वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। वोटर लिस्ट के तहत उन्होंने वोट प्रक्रिया शुरू करेगा। उसमें से आपको इलेक्शन होगा, जो जो पोस्ट होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, असिस्टेंट ट्रेजरर एंड मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सोसाइटी। तो ये हर चीज का आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होगा सोसाइटी में, उसी में लिखा जाएगा और उसी की तहत ही वो लोग ये मेंटेन करेगा। इलेक्शन कंडक्ट होगा और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद ये आपको जो जो पोस्ट होल्ड करेगा उसी का इलेक्शन डिक्लेयर होगा। इलेक्शन में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो जो लोग जीतेगा वो लोग कमिटी बनाएगा। तो इसका मुद्दा हो गया कि जो मेंबर्स लोग जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन उन्होंने किसी को बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाना पड़ेगा जी। और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी में जो ऑफिशियल रहेगा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, दे विल बी द इंचार्ज। उन लोग इनका ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्टी बनेगा, ताकि इनका जिम्मेदारी है सोसाइटी की आदर्श मेंबर्स को मेंटेन करना। अधिवक्ता जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभिजीत जी, अब अगला सवाल ये है कि कई बार ऐसा देखने में आया कि बिल्डर आरडब्ल्यूए पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। अब जब ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या जो है मदद ले सकता है कोई? देखिए, बात तो यह है कि जब भी हमारा पोजीशन मिल जाता है फ्लैट की, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिल जाता है, तो प्रोमोटर और तो डेवलपर लोग जो फ्लैट को हैंडओवर कर देते हैं आपका ओनर्स के ऊपर। अभी ओनर्स लोग जब मिल गया तब एक सोसाइटी बनेगा। इसीलिए सोसाइटी की जरूरत होगा कि इनका जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन रोड्स है, कॉमन बिजली है, कॉमन पानी है, ये सारे चीज मेंटेन की उस टाइम प्रोमोटर की जिम्मेदारी नहीं होता है, क्योंकि प्रोमोटर तो बाड़ी फ्लैट बेचने के बाद उसका जिम्मेदारी खत्म हो गया। अगर फिर भी कोई प्रोमोटर नहीं चाहता है कि इसको हैंडओवर करने के लिए, तो आरडब्ल्यूए खुद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के पास कंप्लेंट कर सकता है और रजिस्टर ऑफ रेरा उनके पास भी इन्होंने कंप्लेन कर सकते हैं और रेरा की अथॉरिटी के तहत इनका पोजीशन भी मिल जाएगा। अगर वो पोजीशन देने में इनकार करता है तो रेरा विल टेक स्टेप अगेंस्ट दिस प्रोमोटर। ये जो नया कानून आया उसमें रेरा एक्ट जो नया तरीका से इन्होंने लेके आया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रीगल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये अभी हर स्टेट में ये नया कानून लेके आया। ये कानून के तहत कोई भी बिल्डर प्रोमोटर जो फ्लैट बनाना चाहते हैं वो रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अनिवार्य जो है। रेरा में जब भी रजिस्ट्रेशन उसको करना है कि हम ये जमीन को हम डेवलप कर रहे हैं, ये जमीन को हम प्रमोट कर रहे हैं, इसमें हम लोग फ्लैट बनाना चाहते हैं, ये फ्लैट हमें बेचना चाहता है, एवरी डिटेल
the promoter has to disclose to the RERA authority, Real Estate Regulation Development Authority की बात, और उसी के तहत जब इनका मिल गया, पोजीशन मिल जाएगा, तो वो पोजीशन के बाद इन्होंने रेरा अथॉरिटी के पास ही जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर प्रोमोटर या तो डेवलपर अगर इनको पोजीशन देना माना करता है तो ये रेरा के ऊपर ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभिजीत जी, आगे भी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जब आरडब्ल्यू निवासियों के हितों का हनन करता है या किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो जाती है, अगर उनके द्वारा की जाती है, तो निवासी क्या कर सकते हैं? क्या रजिस्ट्रार से वो शिकायत कर सकते हैं? क्या उनके पास ये ऑप्शन है? जी। अगर कोई भी मेंबर अगर कोई भी मेंबर आरडब्ल्यूए की जो कमेटी है उनके खिलाफ अगर कुछ इसका कंप्लेन है, हाँ। तो उसी में वो कंप्लेन कर सकता है रजिस्टर के पास, या तो वो पुलिस कंप्लेन भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो कोई कमेटी मेंबर अगर कुछ करता है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। और जब आरडब्ल्यूए पर संगीन आरोप हो, जैसे एक्सटॉर्शन का आरोप लग रहा है या रिश्वत का आरोप लग रहा है या फिर थेफ्ट ऑफ फंड्स का आरोप लग रहा है, तो शिकायत जो है पुलिस से किस स्थिति में की जा सकती है? जी, जैसे कि कोई शिकायत मतलब कोई एक्सटॉर्शन या तो कोई मिसमैनेजमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन की बात करा, तो वो तो पुलिस में कंप्लेंट कर ही सकता है। अब पुलिस उसके तहत एफआईआर दर्ज करेगा, तो उसी एफआईआर के तहत वो इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट में उन लोगों का जो सजा मिलेगा वही होगा। वो तो जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो मान लो ये कोर्ट की दायरे में चला जाएगा, तो कोर्ट विल डिसाइड हाउ टू डील ऑल दिस कंप्लेंट। जी, अभिजीत जी, अब जब आरडब्ल्यू में कोई वित्तीय अनियमितता का मामला आ जाता है तो क्या रेमेडी ऑफ अमेंडमेंट का सहारा लेना चाहिए? इसके बारे में भी बताइए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये अबेटमेंट इसमें नहीं होता है। अबेटमेंट ये तो मेंबर्स लोग जो है वो चांदा दिया है, तो इसमें अबेटमेंट की कोई बात ही नहीं बनता है जी, क्योंकि चांदा जब इन्होंने दिया है तो इसमें इनका एक जिम्मेदारी भी बन जाता है कि मेंटेनेंस जो लोग को इन्होंने जिम्मेदारी दे रखा जो कमेटी को, तो वो कमेटी उसका जिम्मेदारी है, अभी ना इनको इलेक्शन में इनको खड़ा किया। अगर इन्होंने वो जिम्मेदारी से हट रहे तो इसका मतलब इसका है कि इन्होंने गड़बड़ कर दिया होगा, तो उसी में तो इसका साजा जरूर भुगतना पड़ेगा। ये तो एकदम सीधा बात है कि क्योंकि ये मेंबर्स लोगों को लिए ही है आपका सोसाइटी, ये कोई अबेटमेंट की बात ही नहीं बन सकता है, क्योंकि मेन जो है जो मेंबर्स लोग जो इलेक्टेड होता है वो भी तो खुद मेंबर है, तो मेंबर्स लोग इलेक्टेड होके आता है सोसाइटी में, वो भी मेंबर है, तो अबेटमेंट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे एक ही होता है, कोई भी कमिटी मेंबर अगर कुछ सोसाइटी के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वही होगा। जैसे कि 406, 420 लगा सकता है इंडियन पिनल कोड में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या तो आपका चीटिंग भी कर सकता है कि उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, जिम्मेदारी लेने के बाद वो काम नहीं कर रहा है तो वो चीटिंग भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी है कमिटी इज द रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सोसाइटी। ठीक है, अभिजीत जी, आरडब्ल्यू से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।